हाँ जी, नमस्कार। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, यानी उपराष्ट्रपति पद के बारे में। हमारे भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़। उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। अभी जो नए हमारे उपराष्ट्रपति बनेंगे वो 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति होंगे। तो 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति बनने की दौड़ में दो व्यक्ति मैदान में हैं। एक का नाम है बी सुदर्शन रेड्डी और दूसरे व्यक्ति जो हैं उनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। इनको खड़ा किया है INDIA ब्लॉक ने और इनको उम्मीदवार बनाया है NDA ने, यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने। अभी वर्तमान में NDA की सरकार चल रही है। NDA के नेतृत्व में आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और जब चर्चा करते हैं विपक्ष की, तो विपक्ष वालों ने इनको उम्मीदवार बनाया है। अभी उपराष्ट्रपति पद के लिए अगर देखा जाए तो दक्षिणी दांव पेच देखने को मिला है, क्योंकि दोनों के दोनों उम्मीदवार हमारे भारत के दक्षिण क्षेत्र से आते हैं, जिनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। जब चर्चा होती है इन दोनों के बारे में, सीपी राधाकृष्णन जो NDA के उम्मीदवार हैं और बी सुदर्शन रेड्डी जो कि विपक्ष के उम्मीदवार हैं। आपको पता है विपक्ष में जो एक गठबंधन बना हुआ है उसका नाम है INDIA ब्लॉक, है ना, जिसे हम बोल देते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले जब हम चर्चा करते हैं सीपी राधाकृष्णन, जिनको NDA ने अपना उम्मीदवार बनाया है, वो RSS के बैकग्राउंड से आते हैं। RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी स्थापना दशहरे के दिन 1925 में हुई थी। अभी वर्तमान में 2025 की बात कर रहे हैं, यानी दशहरा जब आएगा 2025 में तो इनको यानी इस संगठन को पूरे 100 साल हो जाएंगे। उसी RSS की बैकग्राउंड से आते हैं कौन? NDA के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन। जब हम बात करते हैं विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट की पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं, उनका नाम है बी सुदर्शन रेड्डी। ठीक है, तो उनके बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट यानी हमारे भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो अभी जो चुनाव होने जा रहे हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए, वो चुनाव कब होंगे? 9 सितंबर को होंगे। तो अभी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं हमारे संविधान के कौन कौन से आर्टिकल हैं जो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखने हैं। आर्टिकल 63 कहता है कि हमारे भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए, एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। आर्टिकल 64 कहता है कि हमारे भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में काम करेगा। राज्यसभा जिसे राज्यों की परिषद कह देते हैं, राज्यसभा जिसे अपर हाउस कह देते हैं, राज्यसभा जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, उस राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? हमारे भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, यानी वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ऐसा कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 64 कहता है। अब जब चर्चा होती है, एक होता है आर्टिकल 65। इस आर्टिकल 65 में कहा गया है कि हमारे भारत के अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश पद पर ना रहें तो उनकी जगह पर उपराष्ट्रपति जो होते हैं उस समय वही राष्ट्रपति के कार्यभार को संभाल लेते हैं। जैसे बात करते हैं राष्ट्रपति पद पर किन कारणों से नहीं रहते। एक तो हो सकता है राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, ऐसे एग्जाम्पल भी हुए हैं हमारे भारत में। दूसरा ये हो सकता है कि हमारे भारत के उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया हो। तीसरा हो सकता है कि हमारे भारत के राष्ट्रपति ने क्या कर दिया हो, उनको महाभियोग लगाकर हटा दिया गया हो। तो तीनों में से कोई सी भी कंडीशन हो तो राष्ट्रपति का पद तो खाली हो ही जाएगा ना। तो राष्ट्रपति का पद खाली होने के बाद आर्टिकल 65 के तहत हमारे भारत के उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के पद पर एक बार विराजमान हो जाएंगे। ठीक है ना। अब आर्टिकल 66 कहता है कि हमारे भारत के उपराष्ट्रपति पद का निर्वाचन हो जाना चाहिए। आर्टिकल 66 में यह बात कही गई, निर्वाचन संबंधी बातें हैं। उसके बाद एक आर्टिकल 67 आता है। आर्टिकल 67 क्या कह देता है कि हमारे भारत के उपराष्ट्रपति ने जिस दिन शपथ ली उस दिन से लेकर 5 साल तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल 5 साल का होता है। अभी जगदीप धनखड़ जो हमारे 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे, उनका 5 साल का टाइम पीरियड पूरा नहीं हुआ। ठीक है ना। वैसे अगर देखा जाए 2022 में चुनाव हुए थे उपराष्ट्रपति पद के लिए, लेकिन अभी तो 5 साल पूरे अगर होते तो 2027 तक उनका कार्यकाल चलता, लेकिन उन्होंने 2025 में ही इस्तीफा दे दिया। उसके बाद में एक आर्टिकल और ध्यान में रख लेना, कौन सा? अनुच्छेद हमारा 68 है। 68 यानी किससे संबंधित है? चुनाव से संबंधित है। निर्वाचन जो है वो आपका जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए।
अब कंडीशन कैसी होती है? कंडीशन दो हो सकती है। एक तो ये होता है कि हमारे उपराष्ट्रपति जो हैं वो क्या कर दें, वो समय से पहले इस्तीफा दे दें, तो वो सीट खाली हो जाएगी, वो पद खाली हो जाएगा, तो यहां पर जल्दी से जल्दी निर्वाचन हो जाना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये होती है कि समय पूरा हो गया 5 साल का, जाहिर सी बात है अब ये समय पूरा होगा 5 साल का, 5 साल होते ही ये पद खाली हो जाएगा, तो निर्वाचन जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। कहने का भाव ये जो सीट है वो खाली नहीं रहे, ये बात होनी चाहिए। अब इसमें दो पॉइंट मैंने बताए हैं। पहला पॉइंट तो ये था कि जो उपराष्ट्रपति इस्तीफा देते हैं, इस्तीफा देने के बाद तो थोड़ा सा समय लगता ही है चुनाव होने में, जैसे अब लग रहा है। अगर समय पूरा बिताते जगदीप धनखड़ तो पता होता कि उनका इस दिन पूरा कार्यकाल हो जाएगा, तो उससे पहले ही निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू कर देते, यानी वो पद खाली ना रहे। ऐसी बात कही गई है आर्टिकल 68 में, चुनाव से संबंधित बातें। तो चुनाव कब होने जा रहे हैं? तो 9 सितंबर को होंगे। दो उम्मीदवार जो मैंने आपको बताए हैं, एक का नाम सीपी राधाकृष्णन जो कि आरएसएस के बैकग्राउंड से आते हैं, और जो बात करते हैं बी सुदर्शन रेड्डी जो कि हमारी न्यायिक व्यवस्था के बैकग्राउंड से आते हैं। तो सीपी राधाकृष्णन के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। इन्होंने कल नामांकन दिया था, कल की बात है, ये कल की फोटो है। मैंने ये वीडियो कल भी बना देनी थी, लेकिन आपको पता है बी सुदर्शन रेड्डी ने आज नामांकन पेश किया है, नामांकन दिया है कि मैं भी उम्मीदवार हूं एक, है ना। तो नामांकन देना पड़ता है कि कौन उम्मीदवार है। यहां पर ये फोटो देख पा रहे होंगे, ये हैं सीपी राधाकृष्णन, और जो लोग आपको बैठे दिखाई दे रहे हैं ये कौन है? ये एनडीए के लोग हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसमें कई पार्टियों ने मिलकर गठबंधन किया है, उन्हीं पार्टियों के लोग यहां पर बैठे हुए हैं उस कार्यक्रम के दौरान जब ये नामांकन अपना दे रहे थे अपने उपराष्ट्रपति पद के लिए, ठीक है ना। तो इसमें से आप देखेंगे सारे के सारे क्या हैं, ये मंत्री परिषद के लोग हैं, यानी जो केंद्रीय कैबिनेट है ना उनके सदस्य हैं जो यहां पर आए हुए हैं। इनका चेहरा आपने देखा होगा, ये देखो सारे के सारे जाने पहचाने चेहरे हैं। अब जब चर्चा होती है, ये देखो कुछ इस प्रकार की फोटोज आपने देखी भी होंगी। अब फिर सीपी राधाकृष्णन के बारे में हम थोड़ी सी विस्तार से बात करते हैं, विस्तार से बात करेंगे। सीपी राधाकृष्णन का जन्म कहां पे हुआ था? तमिलनाडु में हुआ, 20 अक्टूबर 1957 को हुआ। तमिलनाडु हमारे भारत के दक्षिण में एक राज्य है, वहीं पर इनका जन्म हुआ। सीपी राधाकृष्णन का पूरा नाम क्या है? चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन। सी का मतलब चंद्रपुरम, पी का मतलब पोन्नुसामी, और सीपी राधाकृष्णन इनको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। कोयंबटूर से 2 बार ये सांसद रह चुके हैं। 1998 में पहली बार इनको सांसद के रूप में चुना गया था, 1999 में दूसरी बार इनको सांसद के रूप में चुना गया। और कहते हैं कि इसके बाद इन्होंने 3 बार चुनाव लड़ा था, लेकिन तीनों बार क्या हो गए थे? ये हार गए थे, ठीक है। तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष भी रहे थे 2004 से लेकर 2007 तक। मैंने कहा आपको कि ये आरएसएस के बैकग्राउंड से थे, कम उम्र में ही आरएसएस को ज्वाइन कर लिया था। वो आरएसएस जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि जिसके 100 साल हो जाएंगे अभी, 100 साल पहले वो उसका क्या हुआ था? गठन हुआ था केशवराम बलिराम हेडगेवार के द्वारा, है ना। अब जब चर्चा होती है तो इनका बैकग्राउंड भी क्या हो गया था? भाजपा से जुड़ा। तो भाजपा जो तमिलनाडु क्षेत्र में भाजपा अपने राजकीय स्तर की जो बात करते हैं, तो वहां पर अध्यक्ष के रूप में भी काम किया इन्होंने। उसके बाद जब बात होती है 2004 की, 2004 में राधाकृष्ण ने एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी जिसे हम यूएनजीए के नाम से जानते हैं। यूएनजीए के बारे में एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन हम पढ़ा करते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। जो यूएन का मेंबर होता है वो यूएनजीए का मेंबर होता है। जाहिर सी बात है, यूएन में 193 मेंबर हैं। आप वर्तमान की बात करते हैं तो 2011 में शामिल हुआ था दक्षिण सूडान, उसके बाद से कोई नया मेंबर नहीं आया है यूएन में। तो जो यूएन का मेंबर होता है वो यूएनजीए का मेंबर होता है, ऐसे मान के चलो, क्योंकि कहीं पर तो बैठेंगे ना, तो इसी यूएनजीए में बैठते हैं वो। तो अब जब चर्चा होती है, यूएनजीए की पहली महिला अध्यक्ष होने का श्रेय किसको दिया जाता है? अपनी कौन सी नाम था? विजय लक्ष्मी पंडित, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, वो इस यूएनजीए की पहली महिला अध्यक्ष थी। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता दिया मैंने। इसी यूएनजीए में ये गए थे, वहां पर इन्होंने संबोधन भी दिया था, 2004 की बात है। और ताइवान में भी गए थे, वो ताइवान जिसका चीन के साथ क्या है? पंगा रहता है। ये कहते हैं हम अलग हैं। हम कभी आपको मिलाएंगे, हमारे ताइवान के एक साथी हैं, कभी होली दिवाली वो आते हैं कभी कभार, तो आपको मैं फोटो दिखाऊंगा, मतलब लाइव लेकर आऊंगा उनको कभी मौका मिला तो।
तो पहले संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भी रहे थे। उसके बाद जब चर्चा होती है 2016 में राधा कृष्णन को कोच्चि स्थित कायर बोर्ड का अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिया गया था 2016 में। फिर उसके बाद में 2020 से लेकर 2022 तक वे केरल भाजपा के अखिल भारतीय प्रभारी भी रहे। झारखंड के राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने काम किया है। 18 फरवरी 2023 को इनको राज्यपाल बनाया गया था झारखंड का। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जाहिर सी बात है राष्ट्रपति करते हैं, है ना। अब जब झारखंड के राज्यपाल यानी गवर्नर की भूमिका निभा रहे थे, उसी समय इनको कहा गया कि आप तेलंगाना के भी राज्यपाल रहेंगे, यानी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था इनको, ठीक है ना। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और पुडुचेरी का जो एरिया था वहां पर भी इनको राज्यपाल का थोड़ा कार्यभार दिया गया था। अभी वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल की भूमिका निभा रहे हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में इन्होंने कब शपथ ली थी? 31 जुलाई 2024 को शपथ ली थी, यानी पिछले साल ये महाराष्ट्र के राज्यपाल बने। अभी भी महाराष्ट्र के राज्यपाल की भूमिका निभा रहे हैं। और अभी वर्तमान में इन्होंने क्या किया है? एनडीए की तरफ से, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से नामांकन दाखिल किया है कल। और बी सुदर्शन रेड्डी के बारे में जब चर्चा करेंगे, इन्होंने आज किया है नामांकन दाखिल INDIA ब्लॉक के उम्मीदवार के रूप में। ये देखो फोटो आप देख पा रहे होंगे, ये चेहरा देख लीजिए। ये सारे के सारे जो लोग बैठे हैं यहां पर आपको ध्यान में आएंगे, ये सारे के सारे कौन हैं? ये विपक्ष के नेता हैं। जो INDIA गठबंधन है ना, उसमें जो जो पार्टियां शामिल हैं उनके लोग यहां पर आपको खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी यहां पर देखो किस प्रकार से ये अपना एक ब्यौरा लिखते हैं, मतलब कि मैं उपराष्ट्रपति के पद पर मतलब खड़ा होना चाहता हूं और मैं इनकी तरफ से हूं। तो ये सारे के सारे साइन करते हैं इस पे। आपने देखा होगा ये भी साइन कर रही थी, एक वीडियो वायरल हुई थी। तो सब साइन करते हैं कि हाँ भाई हम सब की सहमति है, हमारी तरफ से ये चेहरा रहेगा उपराष्ट्रपति पद के लिए। उसी प्रकार एनडीए ने भी जो चेहरा चुना था CP राधाकृष्णन का, उन्होंने भी इसी प्रकार से मोहर लगाई थी नाम पर कि हमारी तरफ से ये होंगे। तो मैंने CP राधाकृष्णन की कहानी सुना दी। अब बी सुदर्शन रेड्डी जो हैं उनका सफर किस प्रकार से रहा वो भी हम चर्चा कर लेते हैं। इनका जन्म कहां पे हुआ? इनका जन्म 1946 में हुआ था, 8 जुलाई का दिन था, आंध्र प्रदेश में जन्म हुआ। CP राधाकृष्णन का जन्म कहां पे हुआ था? तमिलनाडु में। और ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, हमारे भारत के दक्षिण से आते हैं, दोनों के दोनों ही। आंध्र प्रदेश भी हमारे भारत के दक्षिण में ही एक राज्य है। आपको पता होगा इनकी शुरुआती दौर की शिक्षा दीक्षा जो है वो हैदराबाद में हुई। आज वो हैदराबाद जो है ना वो तेलंगाना का हिस्सा है, क्योंकि तेलंगाना जो है ना वो 2014 में इस आंध्र प्रदेश से अलग हो गया था। 2014 में एक अलग राज्य बन गया तेलंगाना, तो उसकी राजधानी अब है हैदराबाद। लेकिन पहले ये हैदराबाद इसी आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। जब इनकी शिक्षा दीक्षा हुई उस टाइम की बात करते हैं। इनका पूरा नाम क्या है? बालकृष्ण सुदर्शन रेड्डी, ठीक है ना। बी सुदर्शन रेड्डी इनको शॉर्ट में हम बोल देते हैं। 27 दिसंबर 1971 को वे हैदराबाद में आंध्र प्रदेश बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हुए थे, ठीक है। आंध्र प्रदेश बार काउंसिल में किस प्रकार से एनरोल हुए? ये आप कह सकते हैं एक एडवोकेट के रूप में। आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है ना उसमें रिट और सिविल मामलों में भी इन्होंने प्रैक्टिस की है, ठीक है। इसके अलावा 1988, 1990 इसके दौरान उच्च न्यायालय में सरकारी वकील के रूप में भी काम किया वहां पर, ठीक है ना। और इसी के साथ में कहते हैं कि लगभग 6 महीने तक एक एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट के रूप में काम किया, यानी अतिरिक्त स्थायी वकील के रूप में भी काम किया इन्होंने लगभग 6 महीने के आसपास तक। उसके बाद में 2 मई 1995 को क्या हुआ था? इनको स्थायी न्यायाधीश बना दिया गया, आप कह सकते हैं परमानेंट जज बना दिया गया आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में। 1995 की बात है। उसके बाद में फिर थोड़ा सा हम बात करते हैं 5 दिसंबर 2005 की। इनको गुवाहाटी हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बना दिया गया। फिर 12 जनवरी 2007 को ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए, वहां पर ये न्यायाधीश बने। और रिटायरमेंट इनकी कहां पर हुई? तो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए थे 8 जुलाई 2011 को। तो मैंने दोनों की पृष्ठभूमि आपको समझाई है। CP राधाकृष्णन का बैकग्राउंड क्या रहा, और वहीं जब हम बात करते हैं बी सुदर्शन रेड्डी का जो बैकग्राउंड है वो कहां से है। इनको एनडीए यानी वर्तमान की जो सत्ता में है एनडीए
उनके द्वारा बनाया गया है कैंडिडेट और इनको विपक्ष के द्वारा उम्मीदवार बनाया गया है। अभी चुनाव जो है वो 9 सितंबर को होंगे। चुनाव की प्रक्रिया जो है एक अलग से मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, उसमें समझाऊंगा, ठीक है, कि किस प्रकार से चुनाव होता है, क्या क्या एक स्टेप होते हैं, क्या क्या पूरा प्रोसेस होता है, वो पूरी अलग वीडियो बनाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो उसमें आप देख लेना। उसका थंबनेल आपको ऐसे दिखेगा, उपराष्ट्रपति पद का चुनाव कैसे होता है, पूरी प्रक्रिया के बारे में जाने, क्या विधायक इसमें हिस्सा लेते हैं क्या सॉरी, तो क्या विधायक इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है। इस वीडियो का होमवर्क आपके लिए ये है, और इसका जवाब नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको कि इसमें विधायक पार्टिसिपेट करते हैं क्या उपराष्ट्रपति के पद में, यानी उपराष्ट्रपति पद के इलेक्शन में। तो इसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसे शेयर कर देंगे। आप हमें किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर डेली क्विज बनते हैं आपके लिए, डेली क्विज मिलते हैं आपको, और यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में जाओगे तो भी आपको वहां पर डेली 6 बजे शाम को एक क्वेश्चन अपलोड होता है आपके लिए वहां पर विद एक्सप्लेनेशन। आप एक बार चेक कीजिएगा, आपको बड़ा आनंद आएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।